आज हम बात करते हैं भारतीय शिक्षा की समस्याएं। ये जो प्रश्न पत्र है शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष या अन्य परीक्षाओं में भी इसकी उपयोगिता है। तो भारतीय शिक्षा की जो समस्याएं हैं, इंडियन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये बीए थर्ड ईयर एफिलेटेड टू BU झांसी, इसमें से कोड नंबर है 3173। और इस पेपर की अगर संरचना की बात करें तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ पेपर है। पहला सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो 10 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से 7 प्रश्नों को करना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं और इसमें से 4 टोटल प्रश्न दिए होंगे जिनमें से 2 प्रश्नों को करना है। प्रश्नों के ब्लूप्रिंट की बात करें पेपर के तो ये आपके सिलेबस से लिया जाएगा, सारे सिलेबस से। और सिलेबस जैसा कि भारतीय शिक्षा की समस्याओं के बारे में है तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की, आपको उस सिस्टम से पे हमें देखना है। तो इसमें है प्रॉब्लम्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, एडल्ट सोशल एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, वुमेन स्टूडेंट्स और नेशनल एजुकेशन, प्रॉब्लम इन लैंग्वेज प्रॉब्लम्स एंड एग्जामिनेशन सिस्टम इन एजुकेशन। इन समस्याओं पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 2 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें से आपको 2-2 नंबर के 7 प्रश्न करने हैं और 2 ठो लॉन्ग आंसर करने हैं, जिनकी मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का शॉर्ट आंसर होगा सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर। इसमें से 10 सही 1/2 ये 10.5 मार्क्स, टोटल 21 मार्क्स, और इधर से 35 नंबर का टोटल प्रैक्टिकल होगा। तो 35, 35, 35, 3 105 ये हो गए और 45 नंबर का प्रैक्टिकल। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसकी समस्याओं पर। तो भारतीय शिक्षा की जो समस्याएं हैं, भारतीय एजुकेशन तंत्र की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर अगर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं इस तंत्र पर, इस सिस्टम पर, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर। पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। अन्य समस्याएं हैं, प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं हैं, उसमें अपव्यय और अवरोधन, हर्टांग कमेटी 1829 में हर्टांग समिति आई थी, उसने अपना प्रतिवेदन दिया था कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या आती है। ये समस्या ना कि प्राथमिक स्तर पर बल्कि ये पूरे बृहद स्तर पर आपके हायर तक में ये समस्या है। अभी आप हायर में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन कराते हैं, कराने के बाद पास आउट होते होते उनकी संख्या लगभग 1/3 रह जाती है। तो ऐसी स्थिति को ये क्यों आ रही है, समस्याएं क्या हैं, स्त्री शिक्षा की समस्याएं क्या हैं, सतत शिक्षा जो है ये प्रोग्राम क्यों नहीं हो पा रहा, लगातार शिक्षा क्यों नहीं हो पा रहा, जो एडल्ट शिक्षा है, जो प्रौढ़ शिक्षा है, उसकी बात करें तो प्रौढ़ शिक्षा में क्यों समस्याएं आ रही हैं। कारण ये है कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है प्रौढ़ों को, वो प्राइमरी लेवल का पढ़ाया जा रहा है जो उनके किसी काम का नहीं है। किसी एडल्ट व्यक्ति को अगर प्राइमरी की जानकारी दी जाएगी तो वो अक्षर ज्ञान तो सीख सकता है, लेकिन उसके उपयोग का विषय नहीं है। उसको व्यवसाय से जोड़ा जाए, कुछ अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाए। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ऐसी व्यवस्था करते हैं तो ये समस्याओं के अंतर्गत समस्याओं का समाधान होगा। अब हम बात करते हैं कुछ बिंदुओं पर, इसके बाद पेपर के कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे और कुछ सिलेबस की बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो पहले इसका नाम संस्कृति मंत्रालय। तो इसमें ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला एक UGC, दूसरा AICTE। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दोनों की व्यवस्था की बात करें तो स्थापना की तो 1953 में औपचारिक रूप से, इसकी 1945 में औपचारिक रूप से, 1956 में इसको UGC एक्ट के तहत दर्जा दिया गया और 1987 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये 2 संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है इसमें गवर्निंग बॉडी है, इसकी निर्देशक बॉडी है, और जो AICTE है ये व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अपना योगदान देती है। तो दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। अब हम कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं जो आपके लिए
जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च व्यावसायिक शिक्षा। इन शिक्षाओं की जो समस्याएं हैं इन पर बात करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा और एक प्रौढ़ शिक्षा की भी बात करेंगे इस पे। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा के पूर्व दी जाती है, अर्थात 3 से 6 वर्ष का जब बालक होता है तो उसको जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में या चाइल्ड केयर सेंटरों में जो शिक्षा दी जाती है उसको हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत रखेंगे। इसकी समस्याएं क्या हैं? प्राथमिक शिक्षा क्या है? जब बालक 6 वर्ष की उम्र लगभग पूरी कर लेगा या 6वें वर्ष में आएगा तो ये प्रवेश लेगा कक्षा 1 में, और यहाँ से इसकी प्राथमिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षा 2 भागों में है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। प्राथमिक में 1 से 5 तक की कक्षाएँ, 6 से 8 तक कक्षाएँ उच्च प्राथमिक में, और माध्यमिक 9, 10, 11 और 12। उच्च शिक्षा में जो स्नातक डिग्रियां हैं, परास्नातक हैं, ये आते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल कोर्सेस, प्रौढ़ शिक्षा। और हाँ, अगर हम बात करें पूर्व प्राथमिक शिक्षा तो इसकी समस्याएं क्या हो सकती हैं? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं, पूर्व प्राथमिक स्थिति में जो बालक होता है इस समय उसका मानसिक स्तर थोड़ा सा नीचे होता है, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है। उसको पढ़ने के लिए क्या दिया जाए, कौन सा पाठ्यक्रम हो, किस प्रकार से वो समाज के लिए एक मानव संसाधन के रूप में उपयोग में आ सकता है, आगे चल कर के देश का भविष्य बन सकता है, कैसे उसका उपयोग किया जाए, किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, उसके सामने समस्याएं क्या हैं। अब समस्याओं की बात करें तो आजकल अगर पूर्व प्राथमिक शिक्षाओं की बात करें तो जो केजी कक्षाएं हैं, एक बड़ा सा बैग उनके टांग दिया जाता है। वो इस लायक भी नहीं है कि एक किताब पढ़ सकें, इतना बड़ा बैग की ज़रूरत ही क्या है। पाठ्यक्रम का एक निश्चित कोई ढांचा नहीं है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग किताबें हैं, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ। तो ऐसी स्थिति में एक रूपता की स्थिति नहीं है। एक रूपता ना होगा तो आप कहीं भी पढ़ें, कहीं फीस ज़्यादा है, कहीं फीस कम है। ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं पूर्व प्राथमिक शिक्षा में हैं। प्राथमिक शिक्षा में भी यही समस्या है। तो हर्टांग कमेटी जो 1929 में आई थी, इसने कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षाओं में 2 प्रकार की समस्याएं हैं। पहली है अपव्यय और दूसरी है अवरोधन। अपव्यय का अर्थ है कि फिजूल खर्ची, फालतू बर्बाद करना, और अवरोधन का अर्थ है बाधा। इस तथ्य पर अगर हम बात करें तो ये प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन से क्या मतलब है? तो अपव्यय का मतलब फालतू व्यय कर दिया जाए। जब कोई बालक स्कूल छोड़ देता है, बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसका जो पैसा पहले लगा होता है उस पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाता है। अब क्योंकि ये समस्या प्राथमिक की ही नहीं है, ये माध्यमिक की भी है, उच्च की भी है। तो माध्यमिक शिक्षा में भी ये समस्याएं हैं। ड्रॉप डाउन का जो समस्या है, ये समस्या क्यों हो रही है? लोग, उसके माता पिता, अभिभावक शिक्षित नहीं हैं, जागरूकता नहीं है, संसाधनों का अभाव है, शिक्षा प्रणाली सही नहीं है। ये विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीयता की समस्या है। लोगों की सोच ऐसी विकसित हो गई है, पढ़ाने से कुछ नहीं होता। ये समस्याएं हैं। ये जो समस्याएं हैं ये हर्टांग कमेटी ने तो प्राथमिक के लिए कहा था, लेकिन ये समस्या लगभग सभी उसमें है। प्राथमिक में भी है, माध्यमिक में भी है, उच्च में भी है। अब इसमें समझते हैं अपव्यय। किसी बालक ने किसी कक्षा में प्रवेश लिया। पहली बात तो हमें 100% नामांकन देना है। इसके लिए स्कूलों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तो वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, शिक्षकों की कमी है, ये समस्याएं हैं। अब एडमिशन ले लिया, एडमिशन को बनाए रखना आवश्यक है। पंजीकरण को अगर हम बनाए रख पा रहे हैं, बनाए रखने के बाद उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अगर वो मिल पा रही है तो समस्या अगली आ रही है कि बालक छोड़ दे रहा है, सामाजिक स्थिति ऐसी है, सामाजिक ताना बाना ऐसा है, पढ़ना नहीं चाह रहा या पढ़ाने नहीं चाह रहे, विभिन्न प्रकार की या किसी समस्याओं से ग्रसित है। तो इन चीज़ों के कारण बालक बीच में जब पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको हम बोलते हैं अपव्यय। और ये स्थिति प्राथमिक में ही नहीं है, ये स्थिति माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी है। अवरोधन, जब किसी बालक को किसी कोर्स को पूरा करने में एक जो उसके लिए समय निर्धारित है उससे एक्स्ट्रा समय लगे। जैसे बीए करने के लिए 3 साल का समय है, 3 ईयर में आपको अगर सेमेस्टर की भी बात करें तो प्रत्येक 1 साल में 2 सेमेस्टर हैं, तो उसका 3 साल का समय है। अब कोई बालक बीए जैसे कोर्स को, ग्रेजुएशन कोर्स को 3 की जगह में 4 वर्ष में कब पूरा कर रहा है, 5 वर्ष में पूरा कर रहा है, फेल हो रहा है या
रोक रहा है पढ़ाई, उसको कुछ भी समस्याएं हो रही हैं, तो इन स्थितियों पर जो एक बाधा उत्पन्न हो रही है, इसको हम अवरोधन के अंतर्गत लाएंगे। ये भी हर टाइम कमेटी ने अवरोधन की समस्या प्राथमिक के लिए कही थी, लेकिन अगर हम देखें तो ये स्थिति आज सभी स्तरों पे है, उच्च शिक्षा में भी है, माध्यमिक में भी है। लोगों की जागरूकता, लोगों के अंदर एक ऐसी विचारधारा पैदा हो गई है कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ये भी एक समस्या है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके पास संसाधनों का अभाव है। सरकारी स्तर से अगर बात करें तो सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो इस स्थिति को ला सके, सभी लोगों के लिए शिक्षा जैसी माहौल, शिक्षा जो है सुलभ हो सके। हालांकि 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 21A के तहत एक व्यवस्था जो की गई थी अनिवार्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की, उस व्यवस्था के तहत कुछ सुविधाएं तो हैं, लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाओं की अभी भी कमी है। स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, माध्यमिक विद्यालयों में कमी है, शिक्षकों की कमी है, तो अब लोगों की सोच में कमी है। लड़कियों के लिए एक अगर नारी शिक्षा की समस्याएं देखें तो लड़कियों को लोग पढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, उनके माँ बाप पढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं। अगली कक्षा में अगर वो पढ़ने का मन भी बना रहे हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, धोखाधड़ी की समस्या है और भी सामाजिक समस्याएं हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर जो शिक्षिकाएं हैं वो नहीं जा पा रही हैं, उनके साथ लूट हो जा रही है, उनकी स्कूटी कोई खींच ले रहा है, कोई मारे दे रहा है, तो ये समस्याएं हैं। तो जागरूकता की समस्याएं, अब लड़कियों को लोग अकेले नहीं स्कूल भेज पा रहे हैं, उसकी भी समस्या है। अगर स्कूल भेज रहे हैं तो रास्ते में प्रॉब्लम है, समस्या है। तो ये सारी फिर लोगों की एक सोच की भी समस्या है, नहीं पढ़ाना है, लड़की पढ़ के करेगी क्या, कौन इसको नौकरी कराना है, ये सभी समस्याएं इस स्तर पर, माध्यमिक और उच्च स्तर पर आ रही हैं। और ये जो समस्याएं हैं अगर हम इनका अध्ययन नहीं करते, इनके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो हमारा शिक्षा का जो ढांचा है, वो उसके ढांचे का जो फाउंडेशन है, उसकी नींव है, वो कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा नींव हो गई फाउंडेशन की, अब माध्यमिक शिक्षा उसका एक आधार ही है, इसके बिना उच्च शिक्षा की कल्पना संभव नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा वो माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से ही होगा। तो अब उच्च शिक्षा में लोग प्रवेश कम ले पा रहे हैं, लेने के बाद छोड़ दे रहे हैं, उनके अंदर एक जागरूकता नहीं है, आगे पढ़ना नहीं चाह रहे। ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे शैक्षिक ढांचे के ऊपर हैं। अब व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा का संचालन AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन करता है, इसकी व्यवस्था। उच्च शिक्षा, ये जो हम अभी हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे, इसकी व्यवस्था UGC करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। हम इसके लिए जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, जिसके जो गाइडलाइंस है, शिक्षा व्यवस्था के जो पथ प्रदर्शक हैं, जो गाइडिंग एजेंसीज हैं, इनकी बात अलग वीडियोज़ में करेंगे, अलग क्लासों में करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी हम बात करते हैं। तो अपव्यय अवरोधन हो गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 की जो NEP जो शिक्षा नीति आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की जो आई थी, इस शिक्षा नीति के तहत एक व्यवस्था की गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में। 1987 और 88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक विधा आई थी। इसका ये मतलब नहीं कि ब्लैक बोर्ड का ऑपरेशन कर दिया जाए, इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत एक आधारभूत सुविधा के तहत, आधारभूत स्थिति में, मतलब जो शिक्षा दी जा रही है उसकी मिनिमम, कम से कम संसाधनों में एक शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के बारे में इस तथ्य का, इस विधा का प्रयोग किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ ही है कि अगर स्कूल में व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप कम से कम 2 कमरे, एक बरामदा और कम से कम 2 शिक्षक, इसके बाद जो और आवश्यक वस्तुएं हैं, चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, विभिन्न प्रकार के जो फर्नीचर हैं जिनसे काम चल सकता हो, ये छोटे मोटी चीज़ों को मिलाकर के एक ऐसा ढांचा विकसित किया जाए जिससे शिक्षा की जो प्रणाली है वो अवरोध रूप से, बिना रुके, आबाद रूप से चलती रहे। अब तो पेपर में पूछता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा की आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया गया था। इसका उपयोग, इसकी शुरुआत 1986 की शिक्षा नीति के तहत हुआ था और ये
1987-88 में शुरू हो गया था। लगभग 88 में इसकी शुरुआत विधिवत हो गई थी। अब पहुंचता है स्वायत्त कॉलेज। स्वायत्त कॉलेज क्या है? स्वायत्तता का अर्थ ही है कि कोई एजेंसीज है, कोई अभिकरण है या कोई स्टेट की कल्पना, स्टेट की संकल्पना की बात करें तो संविधान के तहत जो पूर्वी कक्षाएं नीचे पड़ी हुई हैं वीडियोज में, उनमें से एक बात की थी कि स्टेट क्या होता है। तो संविधान के तहत जो स्टेट है वो यूपी, एमपी, सीजी या पश्चिम बंगाल ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट का मतलब है एक ऐसी संस्था जो अपनी खुद की भर्ती निकाले, अपने खुद के गाइडलाइंस को फॉलो कराए और अपनी एक व्यवस्था को संचालित करे जो समाज के लिए लाभदायक हो, सामाजिक स्थिति के तहत हो, उसको हम बोलेंगे स्टेट। स्वायत्त कॉलेज क्या है? तो ऑटोनोमस जो स्वायत्त होता है, इसका मतलब है कि अपना खुद का नियम बनाए, अपने खुद की व्यवस्थाएं संचालित करे, अपनी खुद की नीतियां लागू करे जो समाज के लिए उपयोगी हो। अब स्वायत्तता की बात करें तो स्वायत्तता का मतलब ये नहीं है कि अपने मन का किया जाए, सर्वे सर्वा हो जाए। इसका अर्थ ये है कि स्वायत्त का मतलब नियम बनाइए, कानून बनाइए, सामाजिक मर्यादाओं को भी देखिए, समाज की स्थिति को देखिए, सामाजिक ताने बाने को देखिए और जो चीज़ समाज के लिए फ़ायदेमंद है ऐसे नियमों कानूनों को बनाया जाए। तो स्वायत्त कॉलेज की बात अगर करें तो स्वायत्त का मतलब ये नहीं कि आज़ादी, इसका मतलब ये है कि संवैधानिक स्तर से, एक मर्यादित स्तर से समाज के लिए एक ऐसा कॉलेज जो स्वायत्तता को स्थापित कर सके, अपने नियम बना सके, शिक्षकों की भर्ती कर सके, परीक्षाएं करा सके, विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप शैक्षिक हैं इनका संपादन अपने स्तर से कर सके, इसको हम स्वायत्त कॉलेज कहते हैं। राष्ट्रीय एकता की बात करें, राष्ट्रीय एकता ये एक वर्तमान में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। नेशनल इंटीग्रेशन होना ही है, अगर राष्ट्रीय एकता नहीं है तो किसी राष्ट्र के एक होने की या राष्ट्र के उत्थान की कल्पना कर पाना संभव नहीं है। राष्ट्रीय एकता की बात करें तो अब पहले इसके एक तथ्य आता है भावनात्मक एकता। तो भावनात्मक एकता की बात करते हैं। पहले हम अगर भावनात्मक रूप से एक नहीं होंगे, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, यह युगों से, प्राचीन काल से यहाँ पर सभी धर्मों के साथ समान सर्वधर्म समभाव की भावना रही है। ये जो भारतीय संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की जन्मदाता, पूरे पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है, जबकि ऐसी कोई दूसरी संस्कृति नहीं है, कोई दूसरा देश नहीं है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता हो। अगर हम पाश्चात्य बात करें तो ये तो किसी के है ही नहीं, सिर्फ अपना ही लोगों ने देखा है। तो एक भारतीय मर्यादा है, उसकी संस्कृति है, हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम भारत के निवासी हैं। तो राष्ट्रीय एकता की बात करें तो हम अगर भावनात्मक रूप से एक हो जाएं, हमारा भारत जो है विभिन्न भाषाओं से भरा हुआ है, विभिन्न क्षेत्रीय समस्याएं हैं, क्षेत्रों में बटा हुआ है, बोलियों में बटा हुआ है, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज हैं, इनमें बटा हुआ है। थोड़ी थोड़ी दूर में भाषाएं बदल जाती हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम सब एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। ये हमारे भारतीय संघ की, ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना हमारी शिक्षा की जिम्मेदारी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता की बात करें तो पहले हम सब भावनात्मक रूप से एक हो जाएं। अगर हमारी भावनाएं मिल जाएंगी तो राष्ट्रीय एकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब पूछता है कि राष्ट्रीय एकता के इसके बाधक तत्व कौन कौन से हैं, इसमें समस्याएं कैसे आती हैं। तो पहली चीज़ तो हमें राष्ट्रीय स्तर से एक होना है, ये हमारा प्राचीन गुण है। कभी भी समस्या होती है, अगर भारतीय आपस में लड़ते भी हैं, अगर कोई दूसरा देश इंटरफेयर करता है तो वो सारे मिल करके एक हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ की संस्कृति सबसे बड़ी इसका गुण है। तो इसकी समस्याएं, भाषा, अरे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाने के कारण भाषाई भेदभाव पैदा होता है। अभी भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन हुआ था राज्यों का। आप देखते हैं कि इधर महाराष्ट्र तरफ या अन्य तरफ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ पर हिंदी भाषियों के लिए भी एक प्रकार का
विरोधाभास पैदा करते हैं, एक उनको एक हीन भावना से देखते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं। ये जो समस्याएं हैं ये राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा पैदा करती हैं, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को क्षति पहुंचाती हैं। क्षेत्रीयता, एक क्षेत्रवाद के आधार पर बटे हुए हैं, एक क्षेत्र विशेष, अलग अलग क्षेत्रों की मांग करना, अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को बढ़ावा देना, दूसरे क्षेत्रों को हीन समझना, भाषा, क्षेत्र और विभिन्न प्रकार की नक्सली समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, निरक्षरता है, अपनी भावना, हमें अपने से मतलब है, दूसरा चाहे जो कुछ करे इससे कोई लेने नहीं, ये भी राष्ट्रीय एकता की समस्या है। हम चाहते हैं कि हमारा सब कुछ बचा रहे, दूसरे किसी का नुकसान हो जाए। तो हम सामाजिक तौर पर लोगों को प्रमोट नहीं कर पाते, सामाजिक तौर से एक जैसी स्थिति नहीं ला पाते, सामाजिक तौर से एकता नहीं ला पाते। इस स्थिति से राष्ट्रीय एकता की भावना को बड़ी झटकट लगता है, या इसकी स्थिति को, इसको एक समस्या तैयार होती है और इसके मार्ग में बाधाएं पैदा होती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों पर विचार करें, इन चीज़ों को इग्नोर करें और सारे जो हैं हम अनेक फिर भी एक की भावना पे आएँ, तो राष्ट्रीय एकता में कोई समस्या नहीं है। हालांकि यह भारतीय समस्या, ये जो भारतीय स्थिति है, भारतीय संस्कृति है, वो संस्कृति इस ताने बाने को एक सूत्र में पिरोए हुए है। तो ये शिक्षा की जिम्मेदारी है कि लोगों के अंदर, बालकों के अंदर ऐसी भावना विकसित की जाए कि वो राष्ट्रीय एकता की भावना को, अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखें, भारतीय संस्कृति को बनाए रखें। अगर हम पाश्चात्य संस्कृति को एब्जॉर्ब करते हैं तो भी अपनी खुद की संस्कृति को, अपने खुद के विचारों को, अपनी खुद की भावनाओं को बनाए रखें। परीक्षा प्रणाली की बात करें तो IQAC सेल होता है हर यूनिवर्सिटी पे, ये सेल्स होते हैं परीक्षा प्रणाली के लिए, और विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं, विभिन्न प्रकार की बीच बीच में शिक्षा नीति बदलती हैं। अभी 2020 में नई शिक्षा नीति आई। इन सब चीज़ों से, जो कि परीक्षा प्रणाली हमारे यहाँ की जो है ये व्यापक और सतत नहीं है। अगर हम बात करें तो एक बालक साल में एक बार पेपर दे रहा है, मान लीजिए कि ग्रेजुएशन का कोई विद्यार्थी है, उसको साल में एक बार पेपर दिया जाना है। अब उस स्थिति में उसकी तबीयत खराब हो गई, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, कुछ दुर्घटना घटित हो गई, किसी भी प्रकार की समस्या आ गई, अब वो पेपर देने गया तो लिख नहीं पाया, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, रुचि, मानसिक स्थिति या आसपास का माहौल, कमरे की समस्या है, पंखा नहीं चल पा रहा है, गर्मी लग रही है, लिख नहीं पा रहा सही से, ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं होने के बाद अगर उसका एक ही बार में मूल्यांकन किया गया, अब और समस्याएं, पेपर की जो पेपर का ब्लूप्रिंट है वो नहीं बनाया जा रहा है सही से, एक प्रश्न को बार बार रिपीट किया जा रहा है, पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न नहीं दिए जा रहे। समस्या क्या है? इसमें पेपर का जो विश्वसनीयता स्तर है वो गिरता है। तो एक सुधार की स्थिति क्या है कि हमने 7 प्रश्न पूछ लिए, पूरे चैप्टर से 7 और 9 प्रश्न पूछे, अब हम किसी की तुलना कर रहे हैं कि भाई इसको पूरी समस्याओं के बारे में जानकारी हो गई। क्या ऐसा संभव हो सकता है? ये भी एक समस्या है। आपने एक बार पेपर कराया, वो बीमार था, उसकी मानसिक स्थिति मनोदशा सही नहीं थी, उसने पेपर दिया, पेपर देने में नहीं दे पाया, उसके अंक सही से नहीं आए, तो क्या हम उसका सही मूल्यांकन कर पाए? अर्थात हम उसका सही मूल्यांकन नहीं कर पाए क्योंकि एक बार में हम उसके साल भर की गतिविधियों का आकलन नहीं कर सकते हैं। उस कमरे में पंखा सही से नहीं चल रहा था, उसकी दिक्कत थी, कोई मानसिक समस्या थी, घर से लड़ के आया था, रास्ते में कुछ हो गया, ऐसी स्थिति में आया और उसको आता हुआ भूल गया, नहीं लिख पाया, तो ये एक समस्या थी। तो अगर एक ही बार में उसका मूल्यांकन कर दिया जाए तब भी संभव नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे लगातार विभिन्न आयोगों द्वारा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा और जैसे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति लाई गई, इनके द्वारा विभिन्न समय पर अलग अलग स्थितियों को सुझाया जाता रहा है और बताया जाता रहा कि ये समस्याएं इस तंत्र में आ रही हैं। तो परीक्षा प्रणाली का जो एक बार में होना, ये अपने आप में थोड़ा सा एक अलग विषय था। एक बार में किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन संभव नहीं था। तो परीक्षा प्रणाली के लिए जो सेमेस्टर सिस्टम है, जो ग्रेडिंग सिस्टम लगाया गया है, ये प्रणाली इसीलिए लाई गई है क्योंकि अगर इसमें हम व्यापक और सतत मूल्यांकन नहीं कर पा रहे थे, एक ही बार में उसका मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था, ऐसे में इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि
100 मार्क्स का अगर पेपर है, इसको 2 टुकड़ों में बांटा जाता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करें तो इसका 25 मार्क्स और एक्सटर्नल की बात करें तो ये 75 मार्क्स। अब ये इसीलिए दिया गया है कि विश्वविद्यालय एक पेपर को लेकर के जिसमें 7-8 प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके माध्यम से किसी बालक के शैक्षिक स्तर का, उसकी ग्रोथ का पता नहीं लगा सकता, उसका मूल्यांकन नहीं सही से कर सकता। तो 25 नंबर का मूल्यांकन अगर कॉलेज स्तर से होगा तो कॉलेज का जो शिक्षक है उस बालक को अच्छे से समझता है और वो 25 अंक का मूल्यांकन सही से कर पाएगा। तो एक समस्या उसके जो अंक कम आ रहे थे, सही मूल्यांकन नहीं हो रहा था, वो इधर से काफ़ी कम हुआ। अब इस 75 नंबर का मूल्यांकन विश्वविद्यालय स्तर से हुआ। हर पेपर्स में प्रैक्टिकल जोड़ दिए गए, तो प्रैक्टिकल्स जोड़े गए। व्यावसायिक कुशलता के लिए को करिकुलर सब्जेक्ट्स जोड़े जा रहे हैं, को करिकुलर्स माइनर सब्जेक्ट जोड़े जा रहे हैं। माइनर्स को करिकुलर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट में थोड़ा सा फर्क है। तो जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं ये जोड़े जा रहे हैं, इसका कारण यही है, जैसे मल्टीमीडिया जोड़ दिया गया, डिजिटल मार्केटिंग जोड़ दी गई, इनकम टैक्स जोड़ दिया गया। तो इससे बालक जो है डेस्कटॉप प्रिंटिंग जोड़ दी गई, तो इससे बालक एक अपना व्यावसायिक जो उसका डेवलपमेंट है उसको कर पा रहा है, ग्रेजुएशन की डिग्री ला पा रहा है। और जो परीक्षा प्रणाली है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इसमें से जब अंक दोनों जगह से मिलेंगे तो उसको यहाँ से भी अच्छी मार्किंग होगी और यहाँ से ऐसा उसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो उसके जो परीक्षा का जो स्कोर कार्ड है उसमें बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, काफ़ी अंक उसके अच्छे रहेंगे। तो परीक्षा प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है, ये सुधार लगातार चल रहा है। अब हम अगली उसमें बात करें, अब हम बात करें तो आपके सिलेबस में एक प्रश्न आता है गोखले प्रस्ताव और गोखले का विधेयक। 1906 में बड़ौदा नरेश शिवाजीराव गायकवाड़ ने 7 से 12 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी। अब गोखले को लगा कि जब एक छोटा सा रियासत इस तरह की स्थिति को पैदा कर सकता है, शिक्षा को निःशुल्क कर सकता है, तो भारत के लिए तो ये संभव हो ही सकता है। तो भारत ने भी ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, शासनकाल था। तो इस स्थिति में गोखले ने प्रस्ताव दिया कि जो प्राथमिक शिक्षा है 6 से 10 वर्ष के बालकों के लिए इसको निःशुल्क कर दिया जाए। दूसरी बात, स्थानीय स्तर पर और प्रांतीय सरकारों के लिए 1:2 के अनुपात में खर्चे का काम किया जाए। स्थानीय सरकारें एक हिस्सा खर्च करें, 2 हिस्सा खर्च करें प्रांतीय सरकारें। जो व्यवस्था है तो प्राथमिक शिक्षा के लिए केंद्र से अलग से प्राथमिक शिक्षा विभाग खोला जाए और अलग से सचिव नियुक्त किया जाए। स्थानीय सरकारें और प्रांतीय सरकारें अपना विभाजन करें 1:2 के रेशियो में, और वार्षिक बजट करते समय प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। इस आधार पर गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में 19 मार्च 1910 को एक प्रस्ताव बनाया। इसको हम गोखले प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इन्होंने विधेयक जो प्रस्तुत किया वो 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया केंद्रीय धारा सभा में। और जो बातें थीं, यही बातें थीं, इनको जब पेश किया गया विधेयक के तौर पर, तो ये 13 के विरुद्ध 38, इसमें जो 38 मत जो विरोध में पड़े थे, इसका जो प्रांतीय सरकारें थी वो खुद तैयार नहीं थी। अब इसमें एक नाम आता है हरटांग बटलर का। हरटांग बटलर ने कहा, इसका विरोध किया कि ये जो आप पेश कर रहे हैं इसकी भारतीय जनता मांग नहीं कर रही है, समस्या तो है ही नहीं है किसी को। फिर प्रांतीय सरकारें तैयार नहीं हैं, किसी के द्वारा मांग नहीं की जा रही है, अभी हम निःशुल्क शिक्षा देने के लायक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह की मांगों का कोई मतलब नहीं है। तो हरटांग बटलर ने इसका विरोध कर दिया। तो इन्होंने इसके विपक्ष में उसकी बातों को, अपनी बातों को मनवाने के लिए इन्होंने अपने तर्क दिए और बताया कि जब 1906 में शिवाजीराव गायकवाड़ जैसा एक छोटी सी रियासत, बड़ौदा का जो नरेश थे, उन्होंने अगर ऐसा किया है तो हम भारतीय स्तर पर इसको कर सकते हैं और शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर अभिभावक नहीं पढ़ाते हैं तो दंड की व्यवस्था इस प्रस्ताव में, विधेयक में थी। अब इन्होंने अपनी बातें रखी। बातें रखने के बाद इसका जो प्रभाव पड़ा, इसका प्रभाव ये पड़ा कि अंग्रेजी खेमे में एक खलबली मच गई,
कि भारतीय लोग ऐसा सोच रहे हैं, इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी, अब हमें शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद की शुरुआत की। ये भाषाई स्तर पर था, प्राच्य अलग पाश्चात्य अलग, दो धड़ों में बटा हुआ था। प्राच्यवादी सोच रहे थे कि भारतीय स्थितियां बनी रहें और पाश्चात्यवादी अंग्रेजी भाषा को जबरदस्ती ला रहे थे। अब चूंकि विकास के तौर पर देखा जाए तो जो विज्ञान विषय है ये साइंस इंग्लिश में ही उपलब्ध था, तो अंग्रेजी को जानना जरूरी था। ये डॉक्टर राजा राम मोहन राय, इन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य दोनों संस्कृतियों को मानते थे। ये चाहते थे कि जो चीज़ अच्छाई है उसको ग्रहण कर लिया जाए। स्वामी विवेकानंद का भी नाम आता है, उन्होंने भी जो चीज़ें हमारे आवश्यक जरूरी हैं उनको लिए। अच्छा, अंग्रेज़ों का जो विचार था माध्यमिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी लागू किया जाए, उसका कारण ये था कि वो चाहते थे कि जो इधर से जो पढ़ करके बाबू तैयार मिले, हमें जो अपने कार्य करवाने के लिए ऐसा बाबू मिले जो दिखाई देने पर बाहरी आवरण उसका भारतीय हो और अंदर से हमारा गुलाम हो, अंग्रेजी का गुलाम हो। वो उनका अलग उद्देश्य था। तो त्रिभाषा सूत्र की जो बात करें, ये 26 जनवरी 1956 और 1961 में जो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, ये त्रिभाषा सूत्र की शुरुआत कोठारी आयोग के माध्यम से हो जाती है। 3 भाषाएं होनी चाहिए, पहले मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भाषा दूसरी भाषा के रूप पर, तीसरी अहिंदी क्षेत्रों के लिए हिंदी भाषा, और अगर हिंदी भाषा के लिए कोई हिंदी भाषी क्षेत्र है तो उसके लिए कोई अन्य आधुनिक भाषा। इस तरह से 3 भाषाएं, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा, और तीसरी हिंदी या कोई अगर हिंदी भाषी नहीं है तो अन्य भाषा। तो ये 3 भाषाओं के लिए त्रिभाषा सूत्र आया था। ये ऐसे ही पेपर में पूछता है। ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज जो समस्याएं हैं, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। आजकल जो स्थितियां हैं, भागम भाग जिंदगी है, लोगों के पास समय नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे के लिए कि आप ओपन तरीके से, जैसे आप अभी ये वीडियो देखेंगे, इसको अभी रिकॉर्ड किया गया, बाद में आप इसको देखेंगे, जब भी आपकी इच्छा हो तब देखेंगे, तो ये एक ओपन माध्यम ही है, दूरस्थ माध्यम ही है। इसके माध्यम से आप कहीं से बैठे बैठे इसको देख सकते हैं। तो ये ओपन माध्यम, दूरस्थ शिक्षा, जब ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इंदिरा गांधी इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ये विभिन्न प्रकार के जो यूनिवर्सिटी, राजेश टंडन यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी हैं, ये जैसे यूजीसी के माध्यम से जो संस्थाएं चलती हैं, ऐसी ही ये ओपन यूनिवर्सिटी भी विश्वविद्यालयों के ही तौर पर ये ओपन होते हैं। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम होता है और इसको आप एडमिशन लेने के बाद पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ऑनलाइन माध्यम से या किताबों को मंगाने के माध्यम से आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप सब कुछ पेपर भी दे देंगे इसी तरह से, और ये थोड़ा सा लचीली व्यवस्था होती है। दूरस्थ शिक्षा, दूर से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, जो शिक्षा इन यूनिवर्सिटीज़ में प्राप्त की जाती है उसी को हम दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं। अगर आप इस क्लास को लाइव पढ़ रहे हैं, जैसे अभी लोग जो बैठे हैं, तो ये जो लाइव क्लासेस पढ़ रहे हैं तो इनके लिए हो गई औपचारिक शिक्षा। अगर इन्होंने जो बच्चे नहीं हैं, घर में हैं, घर से पढ़ रहे हैं, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा हो गई। तो ये दूरस्थ शिक्षा प्रौद्योगिकी तकनीकी जो शिक्षाएं हैं, जिन क्षेत्रों पर जैसे तकनीकी क्षेत्र हैं, कृषि का जो प्रबंधन है और विभिन्न प्रकार की तकनीकियां हैं, IIAM, IIT, विभिन्न संस्थाएं, वैज्ञानिक शोध कृषि में है, कला में क्षेत्र में है, कला में प्रौद्योगिक क्षेत्र में हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये जो समस्याएं हैं इन चीज़ों की, इन्हीं के बारे में एक प्रश्न आता है, प्रश्न पत्र आता है। उसमें से आपको अपना एक स्वस्थ विचारधारा देनी है कि हमारी तरफ से क्या समस्याएं हो सकती हैं और इधर से क्या समस्याएं हैं, किन किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। इस प्रश्न पत्र का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। आशा है कि आप अपने इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कर पाएंगे, और अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप इसमें हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी जैसा भी स्थिति बन पाएगी, जैसी भी आपको सूचना दे पाएंगे, उस तरह से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आपको आपकी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।